अम्बेडकर चैप्टर लेकर के ऑब्जेक्टिव का, फिर आज आपका ऑब्जेक्टिव सेट चलेगा और पूरा ऑब्जेक्टिव आपका आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 का हम शुरू करते हैं कि चैप्टर नंबर 9 का जो है पहला सवाल है वहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपका, भीमराव किस साल की उम्र में, मतलब भीमराव का किस साल की उम्र में स्कूल में दाखिला, यानी कितने साल के थे स्कूल में दाखिला हुआ था? ये 6 साल के थे भीमराव, मैंने चैप्टर पढ़ाया होगा। भीमराव 6 साल के थे तो स्कूल में इनका दाखिला हो गया था। अगला सवाल है आपका दूसरा सवाल नंबर 2, बौद्ध मजहब में नरवा का क्या तस्वूर है? तो सवाल नंबर 2 का हो जाएगा, सवाल नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी, खुदा का इरफान हासिल करना। बौद्ध मजहब में, यानी कि बौद्ध मजहब में कोई मर जाता है अचानक से तो उसको खुदा का इरफान हासिल हो जाता है। सवाल नंबर 3 है, भीमराव अम्बेडकर की वफात कब हुई? तो भीमराव अम्बेडकर की वफात 1956 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। 3 का ए हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, भीमराव को घर के लोग प्यार से क्या पुकारा करते, यानी प्यार से उनका नाम क्या था, क्या कह के? तो उनको प्यार से भीमा कहा जाता था। सवाल नंबर 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। अगला सवाल नंबर 5 है आपका, भीमराव ने बीए कब किया, यानी भीमराव अम्बेडकर ने बीए की डिग्री कब हासिल की? तो 1912 में बीए किया। सवाल नंबर 6 आपका, भीमराव ने किस मजमून में एमए किया था? तो भीमराव ने मुआशियात में एमए किया था। 6 का आपका ए हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी किस साल किया? तो भीमराव अम्बेडकर ने पीएचडी 1916 में किया था। सवाल नंबर 3 है, भीमराव के वालिद फौज के किस ओहदे से रिटायर हुए थे, यानी किस ओहदे से फौज के रिटायर हुए थे? तो 8 का बी हो जाएगा, मेजर के ओहदे से रिटायर हुए थे ये। अगला सवाल आपका 9 नंबर, भीमराव और उनकी कौम को क्या कहा जाता था? तो ए हो जाएगा, अछूत कहा जाता था उनकी फौज, उनकी कौम को। सवाल नंबर 10 है, भीमराव की मादरी जबान क्या थी, यानी उनकी मादरी जबान क्या थी? तो 10 का आपका मराठी हो जाएगा, क्योंकि वो महार खानदान से ताल्लुक रखते तो मराठी उनकी जो थी वो मादरी जबान हो जाएगी। 10 का आपका बी ऑप्शन हो गया, मराठी। आपका क्या है? सवाल नंबर 11 है। 11 सवाल नंबर कह रहा है, भीमराव की शादी किससे हुई थी? तो भीमराव की शादी रामाबाई से थी। ऑप्शन ए हो जाएगा, 11 का ए रामाबाई से हुई थी। सवाल नंबर 12, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई, कब पैदा हुए थे ये? तो ये पैदा 1891 में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। ये ऑप्शन 12 का बी हो जाएगा आपका। अगला आपका 13 है। 13, भीमराव अंबेडकर की वालदा यानी माँ का नाम, वालदा यानी माँ का, तो भीमराव अंबेडकर की वालदा का नाम क्या था? तो उनका नाम भीमबाई था। क्या नाम था? 13 का सी हो जाएगा, भीमबाई था। उसके बाद 14 है कि भीमराव अंबेडकर आज़ाद हिंदुस्तान के किस ओहदे पर फायज हुए थे, यानी आज़ाद हिंदुस्तान में किस ओहदे पर थे? तो उनको वजीर कानून बनाया गया था, लॉ मिनिस्टर। तो 14 का आपका सी हो जाएगा, वजीर कानून। सवाल नंबर 15, भीमराव की शादी किस उम्र में हुई थी, यानी कितने साल के थे? तो भीमराव की शादी हुई थी, तो भीमराव की शादी जो थी वो 14 साल की उम्र में, वो 14 साल के थे तो शादी उनकी हो गई थी। उस सवाल नंबर 16, बीए करने के बाद भीमराव ने किस कॉलेज में दाखिला लिया? तो कौन कॉलेज में लिया था? तो बीए के बाद एलिफिस्टन कॉलेज में। 16 का सी हो जाएगा आपका ऑप्शन। फटाफट से पढ़ते रहिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पूरा जरूर देखा कीजिए। तो 17 का सवाल नंबर पढ़ते हैं, भीमराव की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो भीमराव की पैदाइश में सेंट्रल इंडिया में, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 सवाल, भीमराव के वालिद का नाम क्या था, यानी उनके पिताजी का क्या नाम था? तो रामजी मालोजी सकपाल था। भीमराव के बाप का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। अगला सवाल नंबर 19, भीमराव कितने साल के थे उनकी वालदा का इंतकाल हो गया, यानी उनकी माँ मर गई थी? तो 6 साल के थे। 19 का ऑप्शन हो जाएगा, 6 साल के थे उनकी माँ का देहांत हो जाता है। सवाल नंबर 20 है, वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव किसकी परवरिश की, यानी भीमराव की परवरिश किसने की? तो वालदा के इंतकाल यानी माँ के इंतकाल उनकी फूफी उनका परवरिश करती है। कौन? उनकी फूफी करती है। सवाल नंबर 21, भीमराव ने किस साल मैट्रिक किया? तो भीमराव ने 1908 में मैट्रिक किया था। सवाल नंबर 22, भीमराव किस जात से ताल्लुक रखते थे? तो भीमराव जो था वो महार, 22 का बी हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर जो थे वो महार जात से ताल्लुक रखते थे। निगारी आगा हस्र प्रोफेसर लुत्फुर रहमान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं, लुत्फुर रहमान का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो मजमून आपके निशाब या निशान दे दिया गया, निशाब यानी किताब है, तो कौन सा है? तो आपका डी है, उर्दू ड्रामा आगा हस्र, ये आपके किताब में शामिल है। सवाल नंबर 2, जेल में लुत्फुर रहमान की कौन सी किताब है? तो लुत्फुर रहमान की किताब जो नक़्दो निगाह नाम से लुत्फुर रहमान की किताब है। तो 2 का आपका ए हो जाता है, नक़्दो निगाह। अगला सवाल नंबर 3 कह रहा है, लुत्फुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था, यानी उनका घर कहाँ था? तो रेवंडा दरभंगा में उनका आबाई वतन था। चौथा सवाल नंबर, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? तो सिल्वर किंग जो है 4 का आपका बी हो जाएगा, आगा हसर ने ही लिखा है। सिल्वर किंग जो होगा वो आगा हसर ने लिखा है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 5 का है, आपके निसाबी किताब का नाम क्या है, यानी जिस किताब को आप पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? तो दरख्शा दोम है। आपको याद होगा जिस उर्दू को हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं उसका नाम है दरख्शा दोम।
अगला सवाल नंबर 6 है, आगा हसन कश्मीरी का ताल्लुक किस सिनिफ से रहा है? तो बी हो जाएगा, ड्रामा से ताल्लुक रहा उनका। 7 नंबर सवाल, बोसा इनम किसका शेरी मजमुआ है? तो बोसा इनम जो है वो लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ। 7 का ए हो जाएगा। 8, लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश जो है वो 1941 में वो पैदा हुए थे। 8 का आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका 9, लुत्फुर रहमान की पैदाइश किस जिले में हुई? यानी किस जिले में ये पैदा हुए थे? तो छपरा जिला में पैदा हुए थे। 9 का सी हो जाएगा। 10, लुत्फुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमूए का नाम यानी एक किताब का नाम बताए? तो उनकी किताब का बोशाए नम है, बी हो जाएगा 10 का। 11, दर्ज झैल में से लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन है? लुत्फुर रहमान का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो ताजगी बर्ग नवा यानी 11 का सी हो जाएगा आपका। अगला 12 नंबर सवाल, लुत्फुर रहमान किस ओहदे से सुबुकदूस यानी सुबुकदूस रिटायर, उनका ओहदा क्या था? तो सदर सूबा उर्दू से। 12 का बी हो जाएगा। 13, लुत्फुर रहमान किस पार्टी के वजीर MLA थे? तो 13 का बी हो जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल के MLA थे। 13 का बी हो जाएगा। 14, जेल में से कौन सी किताब लुत्फुर रहमान की नहीं है? तो 14 का आपका सी हो जाएगा। 14 कह रहा है आपका जेल में कौन सी किताब लुत्फुर रहमान की नहीं है? ध्यान से रखना, याद नहीं है तो ज़्यादा ही एतदाल जो नहीं है, बाकी तीनों किताब उनकी है। सवाल नंबर 15 कह रहा है, मजमून उर्दू ड्रामा निगारी आगा हसर के मुसन्निफ कौन है? किसने लिखा है? तो लुत्फुर रहमान, ऑप्शन डी हो जाएगा 15 का। 16 कह रहा है, आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखिए। तो आगा हसर के एक ड्रामे का नाम आपको किताब में पढ़ा है, रुस्तम व सोहराब है। क्या है? रुस्तम व सोहराब हो जाएगा इसका। अगला 17 नंबर, लुत्फुर रहमान के वालिद का क्या नाम था यानी उनके पिता का क्या नाम था? तो बी अब्दुल गफूर था लुत्फुर रहमान के वालिद का नाम। 18 नंबर सवाल, ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर क्या है? ड्रामा तो आपको पता होगा कि ड्रामा का क्या होगा, स्टेज हो जाएगा ड्रामा की तकमील का लाजमी आंसर। 18 का सी हो जाएगा। उसके बाद आपका आगे कह रहा है 19 नंबर, अगला आपका कह रहा है लुत्फुर रहमान के वालदा का क्या नाम था यानी उनकी माँ का क्या नाम था? तो 19 का बी हो जाएगा, बीबी अमना खातून। 20, लुत्फुर रहमान का नानेहाल कहाँ था जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी? तो लुत्फुर रहमान की पैदाइश बनियापुर छपरा जिला में हुआ था। सवाल नंबर 21, लुत्फुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की यानी इनकी तालीम कहाँ तक हुई? तो लुत्फुर रहमान की तालीम जो वो PhD तक हुई थी। कहाँ तक किए थे? लुत्फुर रहमान साहब जो थे वो PhD तक की तालीम हासिल कर चुके थे। सवाल नंबर 22 है, लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया यानी शुरुआती, लुत्फुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? तो शुरुआती ज़िंदगी इसका मतलब है, तो ये कहाँ से किया था? तो उन्होंने, इसका सी हो जाएगा ऑप्शन आपका, भागलपुर यूनिवर्सिटी। कहाँ से? भागलपुर यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ की शुरुआत की थी यानी आगाज़ का मतलब ही हुआ था शुरुआत। तो 22 का आपका हो जाएगा सी, भागलपुर यूनिवर्सिटी। लास्ट सवाल है आपका इसका 23 नंबर के, लुत्फुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी यानी उर्दू की तदरीसी के अलावा किन चीज़ों से दिलचस्पी थी? तो उनको सियासत से दिलचस्पी थी यानी पॉलिटिक्स से वो ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो 23 का आपका ए हो जाएगा यानी कि लुत्फुर रहमान को सियासत से ज़्यादा दिलचस्पी थी, वो सियासत में ध्यान देते थे। 11 शुरू हो गया। 11 चैप्टर नंबर आर्यभट्ट और तरेगना यानी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका ऑब्जेक्टिव आप सही से मिलाइए और कमेंट में बताए रहिए सर जी हम मिला रहे हैं। तो चलिए पहला सवाल कह रहा है, आर्य सिद्धांत और सतर नाम की किताब के मुसन्निफ कौन है? आर्य सिद्धांत किसने लिखा था? तो एक कस्सी हो जाएगा, आर्यभट्ट ने खुद लिखा था। सवाल नंबर 2 कह रहा है, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस अहद से था? अहद माने जमाना, तो गुप्त अहद से। किस अहद से था? गुप्त अहद से। तो 2 का ए हो जाएगा आपका। अगला सवाल आपका 3 नंबर, आर्यभट्ट की पैदाइश पटना के किस इलाके में हुई थी? तो सी, खगोल एक जगह है जहां खगोल में उनकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 4, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई? कहाँ पैदा हुए? तो अभी बिहार में पैदा हुए थे वो। सवाल नंबर 5 कह रहा है, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा कहाँ कायम किया था? तो तरेगना में किया था। कहाँ? 5 का ए हो जाएगा, तरेगना। 6, हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो 6 का ए हो जाएगा, सुनहरा दौर। कैसा दौर कहा जाता है? सुनहरा दौर होता है। फटाफट मिलाते रहिए आप लोग और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेगा ताकि हर दिन वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगला 7 नंबर, आर्यभट्ट ने किस साइंसदान की रहनुमाई की थी? तो आर्यभट्ट ने पाइथागोरस की रहनुमाई गई थी, बी हो जाएगा। 8, आर्यभट्ट की पैदाइश कहाँ हुई थी? कब हुई थी? कब पैदा हुए थे आर्यभट्ट? तो आपको आर्यभट्ट की पैदाइश 476 ईस्वी में उनकी पैदाइश कब हुई थी? 476 ईस्वी में पैदा हुए थे। अगला है, आर्यभट्ट की वफात कब हुई यानी आर्यभट्ट का देहांत कब हो गया? तो 564 ईस्वी में उनकी वफात हो गई। सवाल नंबर 10, आर्यभट्ट की वफात कितने उम्र में हुई? तो आपको पता होगा 88 साल में यानी ये 88 साल की उम्र में आर्यभट्ट की वफात हो गई। अगला सवाल आपका, आर्य सिद्धांत और अंतर किताब कहाँ लिखी गई थी? तो ये किताब जो आपको तरेगना में लिखी गई थी। 11 का बी हो जाएगा। 12, किस साइंसदान ने पहली बार साबित किया कि जमीन गोल है? तो 12 का आर्यभट्ट ने पहले कहा था कि जमीन गोल है। सवाल नंबर 13 कह रहा है, किसी सितारा या सैयारा पर पर्दा पड़ जाने को क्या कहते हैं? तो इसको हम ग्रहण कहते हैं। 13 का सी हो जाएगा। 14, आर्यभट्ट और तरेगना के मुसन्निफ कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है, किसी ने इसको नहीं लिखा है। ठीक है।
इसके मुसन्निफ कोई ही नहीं, ये माखूज है, इसी को माखूज कहते हैं, हम कोई नहीं लिखा है। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदान सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने पटना कब पहुंचे, कब आए थे, तो ये ए हो जाएगा 15 का। 2009 में सारे लोग पटना आए थे, जैसा कि सूरज ग्रहण देखने को भी नहीं मिला था, बादल छा गया था। 16 नंबर सवाल का 2009 जैसे सूरज ग्रहण को दोबारा देखने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा, तो आपने किताब में पढ़ा भी है 123 सालों के लिए। 16 का सी 17। जमीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण का साबका पड़ता है, यानी कितने तरह के ग्रहण हम देख सकते हैं, तो आपको पता है भाई 2 तरह के ग्रहण, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण को हम देख सकते हैं। अगला 18 कह रहा है चांद किसका तवाफ करता है, तो 18 का ए चांद जमीन का तवाफ करता है। 19 जमीन किसका तवाफ करती है, तो 19 का बी हो जाएगा। जमीन जो होती है वो सूरज का चक्कर काटते हैं, सूरज के इर्द गिर्द। सवाल नंबर 20 है सूरज ग्रहण कैसा वाक्य है, तो आपका सूरज ग्रहण जो है एक जोग्राफियाई वाक्य भौगोलिक कारण है ये। उसके बाद सवाल नंबर 21 कह रहा है कि सूरज ग्रहण का वाक्य इंसानों के लिए क्या बना हुआ है, सूरज ग्रहण का वाक्य इंसानों के लिए क्या बना हुआ है, तो ये तजस्सुस का मौजू बना हुआ है। किसका, तजस्सुस का मौजू बना हुआ है, तो 21 का आपका बी हो जाएगा। अब चैप्टर नंबर 12 आपका फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, डिप्टी नज़ीर अहमद जो लिखा है, तो इसका भी चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, बहुत ईजी है, इसको भी हम क्लियर कर लेंगे। पहला सवाल है हमीदा नसूह की कौन थी, तो हमीदा जो होती है वो बेटी होती है, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, बेटी होती है। उसके बाद उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया गया, उर्दू का पहला नावल क्या है, तो ये मिरातुल उरूज को उर्दू का जो है पहला नावल कहा गया है, तो आपका सी हो जाएगा। अगला 3 नंबर सवाल है नज़ीर अहमद ने दिल्ली के किस कॉलेज में दाखिला लिया, तो सी हो जाएगा, दिल्ली कॉलेज में ही दाखिला लिया था नज़ीर अहमद ने। सवाल नंबर 4 तौबतुल नसूह कब मंजर आम पर, यानी तौबतुल नसूह छपकर कब साया हुआ, तो 1877 में, यानी 4 का सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। सवाल 5 नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई थी, तो 5 का बी हो जाएगा, 1836 में नज़ीर अहमद पैदा हुए थे। 6 नज़ीर अहमद की वफ़ात कब हुई, यानी उनका इंतकाल कब हुआ, तो 1910 में नज़ीर अहमद की वफ़ात हुई थी। तो नज़ीर अहमद का इंतकाल कब हुआ, 1920 में उनकी वफ़ात हो गई थी, तो 6 का आपका बी हो जाएगा 1910। आपका 7 आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक उर्दू के किस सिनफ से है, यानी किस सिनफ से है, तो वो अफसाना लिखते हैं, नज़ीर अहमद जो वो अफसाना लिखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि नावल तौबतुल नसूह के मुसन्निफ कौन है, 8, तो 8 का सी हो जाएगा हादी रुसवा, 8 का सी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन नहीं है, सी नहीं होगा आपका, ये नावल ए होगा, नज़ीर अहमद नहीं लिखा है नावल तौबतुल नसूह जो कि हमीदा फहमीदी की गुफ्तगू है, तो इसमें नज़ीर अहमद नहीं लिखा, तो 8 का आपका ए हो जाएगा। 9 है कि नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखा था, तो बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए, किसके लिए, बेटियों की तालीम के लिए उन्होंने लिखा था। सवाल नंबर 10 कह रहा है नज़ीर अहमद के शामिल निसाब इक़्तिबास का उन्वान क्या था, यानी हेडिंग क्या था उनका, तो आपका 10 का ए हो जाएगा। अभी चैप्टर ही शुरू हुआ था फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, तो उन्वान का मतलब हेडिंग हो जाता है, तो हेडिंग क्या हो गया आपका, फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। 11 कह रहा है दर्जा झैल में से कौन सा नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का है, कौन सा नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का, इब्नुल वक्त डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है, 11 का ए हो जाएगा इब्नुल वक्त। 12 इनमें से कौन नावल नज़ीर अहमद का नहीं है, यानी कौन सा नावल नज़ीर अहमद का नहीं है, तो बी हो जाएगा फिरदौश बरी नहीं है, बाकी तौबतुल नसूह, इब्नुल वक्त और रवाए सादका ये तीनों जो है इनका है, तो 12 का बी हो जाएगा आपका। 13 डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िला में, यानी 13 सवाल कह रहा है कि डिप्टी नज़ीर अहमद की पैदाइश किस ज़िला में हुई, तो सी में बिजनौर में हुआ था। सवाल नंबर 14 नज़ीर अहमद के वालिद का क्या नाम था, उनके वालिद का क्या नाम था, तो सी करामत अली था। क्या नाम था, नज़ीर अहमद के वालिद का नाम करामत अली था। अगला सवाल है डिप्टी नज़ीर अहमद ने हुसूल मुआज़ के लिए किसकी इरादे के लिए मुलाजमत इख्तियार किया, यानी डिप्टी नज़ीर अहमद ने हुसूल मुआज़ के लिए किस इदारे की मुलाजमत इख्तियार, यानी किस डिपार्टमेंट में वो नौकरी किए थे, तो भी टेम्पल साहब में, कहाँ किए थे, टेम्पल साहब में। 16 नंबर कह रहा है नावल तौबतुल नसूह का मरकजी किरदार कौन है, तो मरकजी किरदार नसूह खुद है। अगला 16 सवाल कह रहा है, 16 का है नावल तौबतुल नसूह में मरकजी किरदार कौन है, मरकजी किरदार का मतलब हीरो का रोल कौन कर रहा है नावल तौबतुल नसूह में 16 का, तो बी हो जाएगा आपका, नसूह खुद है। उसके बाद कह रहा है 17 का उर्दू में पहला नावल निगार किसे कहते हैं, तो ये सवाल है कि 17 का, तो डिप्टी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहते हैं, किसे कहते हैं, डिप्टी नज़ीर अहमद जो है उर्दू के पहले नावल निगार हो गए। 18 में डिप्टी नज़ीर अहमद किस नावल के मुसन्निफ है, तो उन्होंने तौबतुल नसूह लिखा है ए। अगला 19 नंबर कह रहा है कि हमीदा फहमीदा की कौन थी, तो हमीदा जो होती है वो फहमीदा की बेटी होती है, जैसा कि आपने चैप्टर पढ़ा है, तो ये उसकी बेटी हो जाती है, तो 19 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 20 कह रहा है कि डिप्टी नज़ीर अहमद ने किस सिनफ का आगाज़ किया, आगाज़ यानी शुरुआत किया, तो डिप्टी नज़ीर अहमद ने नावल लिखना शुरू किया था, नावल का आगाज़ किया था।
अगला सवाल है काजी गुलाम अली शाद नज़ीर अहमद के कौन थे? तो 21 का आपका ए हो जाएगा, ये उनके नाना थे काजी गुलाम शाद नज़ीर अहमद के। उसके बाद टेम्पल साहब में नज़ीर अहमद ने किस शोबे में मुलाजमत किया था? तो 22 का आपका ए हो जाएगा, वो तालीमी शोबे में मुलाजमत किया था। कहाँ किया था? तालीमी में, टेम्पल साहब में जो किया था उन्होंने। अगला सवाल है 23 नंबर सवाल है कि नज़ीर अहमद कितने रुपए माहवार पर मुलाजमत इख्तियार किया, यानी कितना महीना उनको मिलता था जो उन्होंने मुलाजमत नौकरी इख्तियार कर ली? तो उनको 40 रुपया मिलता था, इसका बी हो जाएगा। तो इसका कितना मिलता था? 40 रुपया। अगला सवाल है नज़ीर अहमद का तबादला, यानी तबादला का मतलब ट्रांसफ़र, कानपुर के किस ओहदे पर, यानी इनका जो नज़ीर अहमद का ट्रांसफ़र हुआ तो कानपुर में किस ओहदे पर, यानी किस पोस्ट पर गए थे वो? तो उसका 24 का सी हो जाएगा, डिप्टी इंस्पेक्टर हुए थे और इसी डिप्टी इंस्पेक्टर की हैसियत से उनका नाम डिप्टी नज़ीर अहमद पड़ गया। तो ये आपका फहमीदा और मजली बेटा हमीदा की गुफ्तगू चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर फिर इसमें लगभग 4 चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है। चैनल पर अपने तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बेल आइकन दबा लेंगे और पढ़ने में कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताते रहें हमें, ताकि मज़ा आएगा।